ज्योग्राफी 24/7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन का सिद्धांत। आइसोस्टेसी जो शब्द है वो जो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है समस्थिति या संतुलन। भू संतुलन एक यांत्रिक संतुलन की दशा है जो गतिशील पृथ्वी या परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय बेसिन के मध्य पाए एक संतुलन की दशा जो पाई जाती है उसको आइसोस्टेसी या भू संतुलन कहते हैं। 1735 में फ्रांसीसी विद्वान पियरे बाफर ने एंडीज पर्वतमाला के अध्ययन के दौरान सर्वप्रथम समस्थिति का अध्ययन किया और सी डटन महोदय ने सर्वप्रथम आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर विद्यमान ऊंचे नीचे भागों के मध्य एक संतुलन की दशा के लिए किया। संतुलन का सिद्धांत भूगोलवेत्ताओं के दिमाग में अचानक से 1859 में तब आया जब सिंधु गंगा के मैदान का अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था। उस दौरान सर जॉर्ज एवरेस्ट नामक एक सर्वेयर द्वारा 1859 में प्लम लाइन के डिक्लिनेशन के बारे में पता चला और उन्होंने इसी की व्याख्या करने के लिए एरी और प्राट महोदय को आमंत्रित किया और इस दौरान अक्षांशीय मान और खगोलीय विधि द्वारा ज्ञात किए गए मान के बीच में अंतर 5.236 पाया गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दो स्थानों को लिया, यूपी के कल्याण और पाकिस्तान के कल्याणपुर, जिनकी हिमालय से दूरी 96 किलोमीटर और कल्याण से कल्याणपुर की दूरी जो है 603 किलोमीटर थी। इन दोनों बिंदुओं पर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने कल्याण और कल्याणपुर दोनों स्थानों पर सेंटरिंग के लिए प्लम बॉब का उपयोग किया। प्लम बॉब एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका प्रयोग सेंटरिंग के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार का जो है यंत्र, इसको प्लम बॉब बोला जाता है और इसका उपयोग सेंटरिंग के लिए किया जाता है। प्लम बॉब से सेंटरिंग करने के बाद कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान पर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है उनमें काफ़ी अंतर पाया गया। एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी वो जो है निकल के हमारी आती है 15.885 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आती है वो है 5.26 और इनमें पर्याप्त अंतर होने के कारण जॉर्ज एवरेस्ट महोदय ने एरी और प्राट महोदय को इसकी व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया। इस समस्या के समाधान के लिए सर जॉर्ज एरी, एक ब्रिटिश खगोलशास्त्री, ने अपना मत दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत का आधार जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन या तैराव का नियम जो है लिया, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरती हुई वस्तु अपने बाहर के द्रव्यमान के बराबर द्रव जो है विस्थापित करती है और एरी महोदय के अनुसार पृथ्वी की सतह पर समान घनत्व वाली विभिन्न प्रकार के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय बेसिन आदि पाए जाते हैं जो कि कम घनत्व के सियाल से बने हैं और जो कि अधः स्तर पर अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रही हैं। तो अर्थात उन्होंने बताया कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है। हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं, केवल अध स्तर के ऊपरी भाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव जो है पानी में तैरती रहती है और उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, जैसे कि आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और जैसे एक शिलाखंड, हिम शिलाखंड जो है अपने 1/10 भाग जो है जल से ऊपर और 9/10 भाग जो है जलमग्न रहता है। एरी महोदय ने स्थलखंडों की तुलना पानी में तैरती हुई लकड़ी के टुकड़ों से की। जब लकड़ी के टुकड़ों को पानी में रखा जाता है तो निष्कर्ष निकाला गया कि टुकड़े आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई को प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि जो स्थलखंड जितना ऊंचाई पर होगा उतनी ही ज़्यादा गहराई तक वो डूबा होगा और अर्थात उसका उच्चतम प्रकोष्ठ और अधिकतम जड़ विकसित होगी और उसका घनत्व सबसे कम होगा और जो स्थलखंड जितना अधिक निम्न होगा उसका
घनत्व उतना ज़्यादा अधिक होगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ये कोई पर्वत है जिसका 35% भाग जो है ऊपर की तरफ, क्रस्ट से ऊपर की तरफ, और 65% भाग जो है नीचे सबडक्ट होता है, और इसका घनत्व जो है सबसे कम। उसके बाद जो है पठारी भाग, और फिर आपका मैदानी, और फिर उसके बाद आपका महासागरीय बेसिन आता है। एरी के सिद्धांत को जड़ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एक मुख्य आलोचना यह की गई कि 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, और इतने अधिक तापमान पर चट्टानों का पिघल जाना चाहिए था। जैसे कि हम अगर हिमालय का उदाहरण लें, तो अगर उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, तो उसका तापमान गहराई के साथ 2488 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, और इतने अधिक तापमान पर चट्टानें जो हैं पिघली अवस्था में होनी चाहिए, ना कि ठोस। इसके बाद आता है प्राट का मत। प्राट के अनुसार स्थलखंड के अलग अलग टुकड़े विभिन्न घनत्व से बने हैं, और उनके अनुसार उनकी ऊंचाई में भिन्नता मिलती है। प्राट ने बताया कि स्थलखंड के विभिन्न भिन्न टुकड़ों के मध्य घनत्व और ऊंचाई में विलोमानुपाती संबंध मिलता है, और इसी कारण से ये संतुलन की दशा जो है स्थापित है। उन्होंने बताया कि पर्वत का घनत्व सबसे कम, उसके बाद पठार के बाद मैदान, और आखिरी में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है महासागरीय तली का पाया जाता है। प्राट ने यह भी बताया कि गहराई के अंदर एक ऐसा तल भी है जहाँ पर सभी ऊंचे नीचे भागों का घनत्व और गहराई बराबर हो जाती है, और इस तल को उन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा, लाइन ऑफ कंपनसेशन। और इनकी जो मत है उसका आधार था लॉ ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति तल। और क्षतिपूर्ति तल के लिए उन्होंने जो गहराई बताई है 60 मील बताई है, और इनकी जो है सेंट्रल थीम थी एक समान गहराई और असमान घनत्व। प्राट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम, और जो स्तंभ जितना नीचा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। हिस्केन महोदय ने 1933 में प्राट और एरी के विचारों में सामंजस्य स्थापित कर एक नई अवधारणा को जन्म दिया। उन्होंने उनके हिसाब से कि ऊंचाई के हिसाब से गहराई तक जो है स्थलखंड डूबे होते हैं। हैफोर्ड और बोवी की संकल्पना। ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे, और उन्होंने प्राट के मत का समर्थन किया और बताया कि धरातल के नीचे गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, तथा इसके नीचे सभी पदार्थों का घनत्व समान पाया जाता है। और उन्होंने इस तल की गहराई 100 किलोमीटर बताई, और इस क्षतिपूर्ति तल को उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन नाम दिया, लेवल ऑफ कंपनसेशन, जिसे जो है प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल कहा था, उसे उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा। हैफोर्ड और बोवी के बाद आती है जोलिक की संकल्पना। इन्होंने जो है एरी के मत का समर्थन किया, और जोलिक के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे 10 मील या 16 किलोमीटर मोटी एक परत है, जिसमें स्थलखंड जो है विभिन्न टुकड़े अपनी अपनी ऊंचाई के हिसाब से गहराई को प्राप्त करते हैं, और इस क्षेत्र को उन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन कहा, जिसे क्षतिपूर्ति मंडल भी कहा जाता है, जिसे आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। कंपनसेशन जोन ऑफ 10 माइल थिकनेस। थैंक यू ऑल। और ये था हमारा आज का आइसोस्टैटिक्स का कंप्लीट टॉपिक। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और फिर भी अगर इसमें कोई समस्या है, आपका कोई विचार है इस बारे में कि हम इस वीडियो को, हमारी आने वाली वीडियो जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।